हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद के लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए। दोस्तों, इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न बना के इस चैनल पर डाला हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली पेज ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या चीज बोला कि भारत में राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद और विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ। यानी भारत में राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और विकास हिंद चीन के समान औपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से औपनिवेशिक राज की प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य नीतियों के विरुद्ध असंतोष की भावना बलवती होने लगी। यद्यपि 1857 के विद्रोह के पूर्व भी वे अंग्रेज के आधिपत्य के विरुद्ध क्षेत्रीयता के आधार पर औपनिवेशिक शासन का विरोध किया गया तथा परंतु राज्य की अवधारणा और राष्ट्रीय चेतना का विकास 19वीं सदी के उत्तरार्ध उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से ही हुआ। तो देखिए, हो जाएगा आपका पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर। दोस्तों, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार बढ़ावा दिया। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था बनाए रखने के कारण हुआ था। युद्ध आरंभ होने पर अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना है। सरकार ने यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार जिन आदर्शों के लिए लड़ रही थी उन्हें युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में पुनः लागू कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण भारत में राष्ट्रीयता की भावना बलवती हुई और स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र हो उठा। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। तो ये देखिए, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। यानी बोला था ना कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की किस प्रकार बढ़ावा दिया। तो देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से बढ़ावा दिया था। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, ये चैप्टर में देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्या कि इसमें देखिए राष्ट्रवाद है, वो भी भारत के राष्ट्रवाद में है ना, तो थोड़ा सा इसका लंबा हो जाएगा। ठीक, तो इससे आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोल रहा है कि भारतीयों ने रौलट कानून का विरोध क्यों किया। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय क्रांतिकारियों में उभरती हुई राष्ट्रीयता के भावना को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश पर सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में रौलट आयोग का गठन किया। यानी रौलट आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो सर सिडनी के किसकी अध्यक्षता में, सर सिडनी। देखिए, रौलट आयोग किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ, तो सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में। ठीक, बोला कि भारतीय नेताओं के विरोध के बावजूद भी यह विधेयक 8 मार्च 1919 को लागू कर देता है। यानी भारतीय नेता इसका विरोध कर देते, फिर भी क्या चाहिए हुआ था कि 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया था। तो देखिए, एक ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा कि रौलट एक्ट कब लागू हुआ था, तो 8 मार्च 1919 को। रौलट एक्ट कब लागू हुआ था, 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया था। बोला इस कानून का विरोध भारतीयों ने जबरदस्त रूप से किया। इस कानून के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता है। इस कानून के द्वारा सरकार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने पर उस पर मुकदमा चला सकती थी। गांधी जी ने इस कानून को अनुचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। तो देखिए, रौलट एक्ट जो कानून उसको बोला जाता है बिना वकील का, बिना दलील का, बिना अपील के कानून कहा जाता है। ठीक, यानी इसमें न कोई वकील रहेगा, न कोई आपका अपील रहेगा, न कोई दलील रहेगा। यानी आप इसमें कोई सुनवाई नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपको काची कर सकता है कि सरकार पकड़ के जेल में डाल सकता है। तो ये लागू हुआ था 8 मार्च 1919 को। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन को होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन काची बोला कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया, भारतीयों में इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। देखिए, 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासन की व्यवस्था स्थापना के लिए प्रयासों की समीक्षा करने एवं आवश्यक सुझाव देने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि साइमन कमीशन की अध्यक्षता साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, तो सर जॉन साइमन। अब पूछेगा कि कब साइमन कमीशन आया था भारत, तो 1927 में। कब आया था, 1927 में। बोला इसके सभी 7 सदस्य, देखिए साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने थे, 7। तो बोला सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। देखिए, इस कमीशन में क्या हो कि कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने इस कमीशन का क्या किया था, तीव्र विरोध किया था। क्या किया था, तीव्र विरोध किया था। ठीक, तो ये हो गया आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों। अब देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि नमक यात्रा पर एक टिप्पणी लिखे। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ नमक सत्याग्रह से माना जाता है। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किससे माना जाता है, तो नमक सत्याग्रह से माना जाता है। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी को चुना, जो साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर है। कितना दूरी, 240 किलोमीटर। गांधी अपने 78 विश्वस्त सहयोगी के साथ
कितने सहयोगी थे गांधी के? 78 गो। 12 मार्च 1930 को काची किया कि साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर दी। नमक यात्रा में गांधी जी के साथ सैकड़ों युवक, किसान, मजदूर, महिलाएं शामिल हो गए। गांधी जी को देखते उनका भाषण सुनने के लिए हजारों लोग एकत्र थे। 24 दिनों के लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। देखिए 24 दिन की यात्रा था। कितना दिन की यात्रा था? 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद क्या हुआ कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। कहा कि देखिए निकले थे कब? ये निकले थे देखिए यहाँ पे 12 मार्च को निकले थे और देखिए पहुंचे कब? 6 अप्रैल को। वहां पहुंचकर उन्हें समुद्र के पानी से नमक बनाकर अहिंसक ढंग से सरकार के नमक कानून को भंग कर दिया, यानी कि सरकार के नमक कानून को भंग कर दिया। तो देखिए ये हो गया डागा नमक यात्रा पर एक टिप्पणी। ये देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बोल रहा कि स्वराज दल का गठन क्यों हुआ, इसकी क्या उपलब्धियां? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति के उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन। देखिए गया अधिवेशन की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? गया अधिवेशन। देखिए हम लोग भी गया जिला के हैं, तो ये देखिए गया अधिवेशन का बात हो रहा है। ठीक कि गया अधिवेशन में कांग्रेस के सहमत होकर 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास सभा, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। दोस्तों जो आप लोग गया से हैं उन लोग काची कमेंट कीजिएगा, बताइए आप लोग कहाँ से, जो गया से वो काची कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक तो देखिए इसका उत्तर आगे काची बोल रहा है कि स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य या देश के विभिन्न निर्वाचक में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करना। उसकी नीति थी कि जोकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना। तो ये हो गया आपका 206 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। ठीक 7वां नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोला कि दिल्ली पैक्ट विषय में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि दिल्ली सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने दमन चक्र के अतिरिक्त कूटनीति चाल भी चली। उसने संवैधानिक सुधार पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाने की घोषणा की, लेकिन प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यह विफल हो गया। सरकार जानती थी कि अगर कि कांग्रेस के बिना सम्मेलन सफल नहीं हो सकता, अतः सरकार ने गांधी जी को जेल से रिहा करते हुए वायसराय इरविन तथा गांधी के बीच पार्चमान, यानी देखिए वायसराय कौन थे उस टाइम? इरविन थे, और गांधी के बीच काची के कि 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो देखिए बोला कि दिल्ली पैक्ट क्या चाहिए? तो दिल्ली पैक्ट बोलिए क्या चाहिए कि गांधी जो इरविन के बीच क्या चाहिए? समझौता। तो कब हुआ था दिल्ली पैक्ट? तो 5 मार्च 1931 को। ठीक तो देखिए ये हो गया आपका देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ था? समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत में समाजवादी विचारधारा का उदय और विकास 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से हुआ। समाजवादी किसानों मजदूरों की स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 के सबसे बुरा पर श्रमिकों और किसानों पर ही पड़ा, अतः इन लोगों के ऊपर समाजवादियों ने अपना ध्यान केंद्रित किया। कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा के साथ साथ समाजवादी विचारधारा भी पनपने लगी। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र और राम मनोहर लोहिया सरीखे नेता समाजवादी कार्यक्रम अपनाने की मांग की। तो ये देखिए बोला कि समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ था? तो देखिए समाजवादी दल का गठन हुआ था किसानों के और मजदूरों के दैनिक स्थिति के लिए। किसके लिए समाजवादी दल का गठन किस लिए होता? तो किसानों और मजदूरों की स्थिति के सुधार लाना चाहिए, सुधार के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए विश्व आर्थिक मंदी जब हुआ था ना, तो किसान और श्रमिक को जो किसान और मजदूर थे ना, उन पर बुरा प्रभाव पड़ा था। तो उन्हीं को सुधार लाने के लिए क्या हुआ था? समाजवादी दल का गठन हुआ था। ठीक इसका सपोर्ट देखिए गांधी जी कर रहे थे, नेहरू जी कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, ठीक जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। तो ये हो गया आपका देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बोला, राष्ट्रवादी आंदोलन को इतिहास की पूर्ण व्यवस्था से क्या लाभ हुआ? तो देखिए बोला कि राष्ट्रवादी आंदोलन में इतिहास की पूर्ण व्यवस्था का एक मुख्य कारक है। उस कारक को पढ़ने से सारे भारतीय राष्ट्र के प्रति गर्व महसूस करने लगे। इस भाव को जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियां यानी इतिहास की पूर्ण व्यवस्था की खोज करने लगे। उन्होंने प्राचीन काल को कला, विज्ञान, सहित दर्शन, धर्म, संस्कृति, कानून, व्यापार इत्यादि को बड़ी गहनता से देखा और उसके विवरण से ज्ञात हुआ कि भारतीयों को अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। अतः राष्ट्रवादी इतिहास में भारत महानता और उसकी उपलब्धियां पर गर्व का आह्वान किया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देश की दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। तो ये देखिए दोस्तों हो गया आपका 9वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 9वां नंबर क्वेश्चन कैसे बोला था आपको कि राष्ट्रवादी आंदोलन का इतिहास के पूर्ण व्यवस्था से क्या लाभ हुआ, यानी इतिहास की पूर्ण व्यवस्था करने का मतलब जो हम लोग को प्राचीन इतिहास है ना, उससे क्या हो रहा है? भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या हो रहा है? तो उनसे देखिए हम लोग को क्या हो रहा है कि बहुत चीज़ सीख मिल रहा है। उससे हम लोग क्या कर रहे थे, उन लोग से हम जितना भी हम लोग आविष्कार किए थे, उनसे जितना भी हम लोग को विज्ञान, साहित्य, दर्शन ये सब जो था ना, इससे हम लोग क्या नियम कानून जितना भी था हम लोग क्या कर रहे थे, सब उससे सीख रहे हैं। और उसी से सीख हम लोग क्या कि राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग ले लिए।
अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि साम्राज्यवाद विरोधी लीग की स्थापना कब और किसने की, इस लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा 1927 में साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साम्राज्यवादी लोग की स्थापना की गई। इस लीग का गठन ब्रुसेल्स में किया गया था। देखिए इस लीग का गठन कहाँ किया गया था, ब्रुसेल्स में। बोला इस संस्था की स्थापना प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित लेखक राणे राला आदि ने भाग लिया था। इस संस्था का उद्देश्य उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करना था। ये देखिए इस संस्था को उद्देश्य क्या चीज था, तो उपनिवेशवाद और जो साम्राज्यवाद था ना उसको क्या करना था, समाप्त करना था, उसको क्या करना था, समाप्त। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। साम्राज्यवाद विरोधी लीग का उद्देश्य साम्राज्यवाद को पूरी तरह से समाप्त करना था, साम्राज्यवाद को पूरी तरह से क्या करना था, समाप्त। तो ये गया आपका 10वां नंबर क्वेश्चन को उत्तर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रावधान लाकर देश के विभाजन का मार्ग क्यों प्रशस्त कर दिया गया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पृथक निर्वाचन ने भारत के विभाजन के आधार भूमि निर्मित कर दी। इससे उसने इस अवधारणा को बल प्रदान किया कि धार्मिक विभाजन ही सामाजिक विभाजन का मौलिक आधार, तथा यह भी कि औपनिवेशिक सरकार अल्पसंख्यक धार्मिक संप्रदाय को विशेष अधिकार देने के लिए संकल्पित है। जाहिर है कि सरकार के इस कदम ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति को हवा दी। मुस्लिम संप्रदायवाद को एक संस्थागत आधार मिल गया तथा इससे वैधता प्राप्त हो गई। आगे जब इसका समझौता भी हुआ तो एक समकक्ष राजनीतिक संस्था के रूप में नहीं वरना एक समकक्ष सांप्रदायिक संस्था के रूप में। इस प्रकार धीरे धीरे दोनों समुदाय के बीच गहराई बढ़ती गई और एक दिन ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम दोनों काची हो गए, अलग हो गए, पृथक माने अलग हो गए और काची के अलग अलग राष्ट्र की मांग कर दे, जिससे काची बन गया एक हिंदुस्तान बन गया, दूसरा काची बन गया पाकिस्तान बन गया। देखिए दोस्तों, तो ये बोला था कि 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रावधान लाकर देश के विभाजन का मार्ग क्यों प्रशस्त किया गया। तो देखिए यही काची हो रहा था कि अलग अलग राष्ट्र मांग किया था, इसलिए प्रशस्त किया गया। ठीक, तो हो गया था आपका 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बोला, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ और किस प्रकार किया था। तो देखिए बिहार के चंपारण जिले में देखिए गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया था, तो बिहार के चंपारण जिले में कहाँ किए थे, कहाँ किए थे, बिहार के चंपारण जिले में। जो दोस्तों आप लोग बिहार से तो उसको कमेंट करके बताएं कि हम बिहार से हैं। ठीक, प्रयोग किया था 1917 में। क्या कब किए थे, 1917 में किया था। चंपारण में अंग्रेज की नील खेती करवाने के किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। वे किसान के नील खेती करने और उनकी पैदावार को सस्ती दरों पर बेचने पर मजबूर थे। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्षों से प्रभावित होकर यहाँ के किसानों ने चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी चंपारण गए और वहाँ के किसानों की दयनीय स्थिति देखी। गांधी जी के चंपारण आगमन से जिला के अधिकारियों में खलबली मच गई। उन्होंने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अपने आदेश को वापस ले लिया और एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें गांधी जी का सदस्य बना गया। जांच समिति ने किसानों की दशा और सुधारने के लिए कार्रवाई की। देखिए जांच समिति से क्या हुआ कि किसानों की दशा के सुधार होने लगे, सुधार होने लगे और क्या हुआ कि इसका जो सदस्य थे कौन थे, तो गांधी जी थे। कौन थे, तो इस प्रकार से गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था क्या हो गया, सफल हो गया। तो दोस्तों ये आपका लघु उत्तरीय का 12 प्रश्न था, 12 हम बता दिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आप लोग कहाँ से, गया से कि बिहार से गए, जो गया सो जरूर कर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।